Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. आई होप कि आप सब ठीक हैं. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. और आज मैं आपसे एक बात शेयर करने वाली हूँ. एक्चुअली मैं बस में जा रही थी तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे. ठीक है. तो मैंने उनसे बोला कि आपकी इकोनॉमिक्स किस तरह से चल रही है. आप अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं. एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं. तो उनका जवाब पता क्या था. उन्होंने बोला कि हमारा जो पेपर 3 होता है, पेपर जो 3 होता है हमारा, उसमें हमारी साइंस आती है, हमारी इकोनॉमिक्स आती है और इन्वायरमेंट आता है. तो पता है उनका आंसर क्या था. उन्होंने बोला जब ये तीनों चीज़ आती हैं तो हम साइंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे और इकोनॉमिक्स पर हम इतना ज़्यादा खास ध्यान नहीं दे रहे हैं. ये उनका कुछ इस तरह का आंसर था. ठीक है. समथिंग उनकी एज 19 या 20 होगी अभी. मतलब काफ़ी टाइम है उन्हें एग्ज़ाम देने में. पर उनकी थिंक कुछ इस टाइप से थी कि पेपर 3 में इतने सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमिक्स, साइंस और इन्वायरमेंट. तो हम साइंस और इन्वायरमेंट को अच्छे से कर लेंगे और इकोनॉमिक्स को हम नॉर्मल तरीके से पढ़ लेंगे. तो मैं आपको ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये बात जो उनकी ये जो थिंकिंग है ये बहुत बेकार है. ठीक है. ये गलत है. ऐसी थिंकिंग हमको नहीं रखना है. क्योंकि क्या होता है ना, हो सकता है 2021 में आपसे साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाएं, लेकिन हो सकता है 2022 में इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन आ गए. तो फिर आप लोग क्या करेंगे. तो हमें ऐसी कोई भी थिंकिंग नहीं रखना है. हमें 100% ही साइंस को पढ़ना है और 100% ही हमको इकोनॉमिक्स को देना है और 100% ही हमको इन्वायरमेंट को भी देना है. क्योंकि किसी भी ईयर में किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको पहले से नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं. और जहाँ तक बात अगर हम यूपीएससी की करते हैं तो वो कभी भी किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकती है. ज़रूरी नहीं है कि पिछले बार के पेपर में अगर साइंस के क्वेश्चन आए थे तो इकोनॉमिक्स के इस बार नहीं आएंगे. इसलिए आपको साइंस के साथ इकोनॉमिक्स को भी उतना ही पढ़ना है जितना आप साइंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. तो इकोनॉमिक्स की क्लास को बिल्कुल आप मिस मत करिए और अच्छी तरह से देखिए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक. हमारा कल का टॉपिक था उत्पादन फलन, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसके बाद हम उसके आगे समान मात्रा को समझने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को. अध्याय 2 में हमने अनधिमान वक्र के विषय में जाना. हमने अध्याय 2 में अनधिमान वक्र को समझा था और इसको हमने बनाना भी सीखा था. ठीक है. यहाँ हमने इसी प्रकार की एक संकल्पना जिसे समान मात्रा कहा जाता है का परिचय कराया है. यहाँ हम इसी तरह की एक संकल्पना के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको हम क्या कहते हैं, समान मात्रा कहते हैं. ये केवल उत्पादन फलन का प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय है. ये उत्पादन जो फलन होगा उनके प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय है. हम मान लेते हैं दो आघातों कारक 1 और कारक 2 वाले एक उत्पादन फलन पर विचार कीजिए. एक समान मात्रा उन दो आघातों के समांक संयोगों का सेट है जो कि समान अधिकतम संभावित स्तर का निर्गत प्राप्त करता है. प्रत्येक समान मात्रा निर्गत के एक विशेष स्तर का प्रतिनिधित्व करती है तथा निर्गत की मात्रा को स्तर प्रदान करती है. तो आप समान मात्रा को समझ गए हैं कि समान मात्रा क्या है. ये मुख्य रूप से क्या करना है इसका, कि उत्पादन फलन का प्रतिनिधित्व करने वाले वैकल्पिक उपाय है. इसको हम क्या कहते हैं, समान मात्रा कहते हैं. अब आपको इसको ग्राफ में बनाकर देखना है. तो इससे पहले आपको क्या देखना होगा, हमने जो कल तालिका पढ़ी थी 3.1 उत्पादन फलन की जो तालिका थी जिसमें श्रम और पूंजी को दिखाया गया था, हम उसको भी समझेंगे और उससे ही हम इसको समझने वाले हैं. तो सबसे पहले तो आप कल का थोड़ा सा समझ लीजिए. कल हमने देखा था Q बराबर K इंटू L. ठीक है. ये हमने कल समझा था. Q हमारा क्या था, उत्पादन फलन था. K हमारी थी पूंजी और L हमारा क्या था, श्रम था. ठीक है. तो इस तालिका में क्या था, हमारा जो K था हमारा पूंजी थी, सॉरी K हमारा जो था वो पूंजी थी, L हमारा श्रम था और उत्पादन फलन Q था. ठीक है. तो ये हमने कल देख लिया था. तो अब हमको देखना है तालिका को पुनः. स्पष्ट है कि 10 इकाई उत्पादन 3 प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, 4L 1K 2L 2K 1L 4K. ठीक है.
अब स्पष्ट होता है कि जो 10 है, 10 इकाई जो है यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ठीक है। और कहीं आ रहा है क्या? आप में से किसी को दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो ये 3 बार आ रहा है। तो हमारा जो 10 इकाई है वो 3 बार आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो पूंजी हमारी क्या है? के है। श्रम हमारा एल है। तो यहाँ से देखिए 4L, ठीक है। यहाँ से 10 काय पे आ रहा है? 4 पे, तो ये हो जाएगा 4L। और यहाँ से काय पे आ रहा है? 1 पे, ठीक है। पूंजी तो ये हो जाएगी 1 के, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हो जाएगा 2L 2K, यहाँ से 1L 4K। आया आपको समझ? आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो जैसा अभी मैंने समझाया, 4L 1K, 2L 2K, 1L 4K, ठीक है। ये उसी टाइप से यहाँ पे लिख दिया है। L तथा K के समस्त संयोग एक ही समोत्पाद वक्र स्थित है जो निश्चित स्तर 10 को दिखाता है, ठीक है। L और K के समस्त संयोग स्तर ही समोत्पाद वक्र स्थित है जो निर्गत स्तर 10 को दिखाता है। क्या आप आघातों के उन सभी संयोगों की पहचान कर सकते हैं जो समोद्वाद रेखा Q बराबर 50 पर स्थित हो? जो काय पर स्थित हो? Q बराबर 50 पर स्थित हो। अब हम देखेंगे Q बराबर 50 पर कौन स्थित है, ठीक है। तो देखते हैं हम सारणी 3.1 को फिर से। तो जैसा उसमें बताया था कि हमको Q बराबर 50 पर देखना है, ठीक है। तो हमारा Q बराबर 50, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये भी 3 बार ही आ रहा है। क्या 50 एक बार और कहीं आ रहा है क्या? नहीं ना, ये भी 3 बार आ रहा है। तो हम यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6L, ठीक है। और यहाँ 3K, क्योंकि पूंजी हमारी K और L हमारा श्रम है। यहाँ से लेंगे तो 4L और 4K हो जाएगा। यहाँ से लेंगे तो 3L और 6K हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। दिया गया चित्र इस संकल्पना का सामान्यीकरण करता है। हम L की x अक्ष पर और K को y अक्ष पर दिखाते हैं। हमने L को x अक्ष पर ले लिया और हमने K को y अक्ष पर ले लिया। y अक्ष पर हमारी K पूंजी और L अक्ष पर हमारी जो है श्रम दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को? हमने लिया ये अक्ष और ये अक्ष, ये हमारा x अक्ष और ये है हमारा y अक्ष, है ना। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं नॉर्मली, उसी तरीके से हमारे पास आगत समतल में 3 निर्गत स्तरों के लिए 3 समान मात्रा है। क्योंकि हमको अभी बताया था कि जो 10 इकाई को हमने देखा था यहाँ पर, ये हमारी 3 पर आ रही थी, ठीक है। और किस किस पे आ रही थी? 4L 1K, 2L 2K, 1L 4K, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ले लिया L1, ठीक है। यहाँ ले लिया L2 और यहाँ ले लिया आपने L3, यहाँ ले लिया K1 और K2, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखिए Q बराबर Q1 हमने लिया, Q बराबर Q1, ठीक है। Q बराबर Q2 तथा Q बराबर Q3, दो आघात संयोग L1 K2, ठीक है। L1 से हमने मिलाया K2 को, ठीक है। इसके बाद हमने इसके बाद हमने L2 K1 को मिलाया, L2 और K1, ये बिंदु हो गया यहाँ पर, ठीक है। यदि हम पूंजी को K1 पर स्थिर करें तथा श्रम को L3 तक बढ़ाएं, यदि हम पूंजी को K1 पर स्थिर करते हैं यहाँ पर और इसको हम बढ़ाते हैं, ठीक है, L3 तक बढ़ा देते हैं हम श्रम को, तो निर्गत में वृद्धि होगी तथा हम क्या करेंगे? एक और ऊंचे समान मात्रा Q बराबर Q2 पर पहुंच जाते हैं। जब सीमांत उत्पाद एक आघात की अधिकतम मात्रा से सकारात्मक होता है, समान स्तर के निर्गत का उत्पादन अन्य आघात की कम मात्रा उपयोग में लाकर हो सकती है, अतः समान मात्रा नकारात्मक प्रवणता वाले होते हैं। तब क्या होगा? हम इनको मिला देंगे, ठीक है। इससे हमने इसको लेके गए Q बराबर Q1, दूसरा Q बराबर Q2 और एक को हमने एक्स्ट्रा किया Q बराबर Q3। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनाया गया है। आई होप कि आपको ये वाला ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अल्पकाल तथा दीर्घकाल, इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक था ये थोड़ा सा टफ है। अगर हम एक दिन में इतना ज़्यादा करेंगे तो आप लोग भूल सकते हैं, इसलिए हम ये वाला टॉपिक कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।